हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DK स्टडी 97 में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इससे पहले हम आप सभी को फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट वीडियो हम अपलोड करा चुके हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें दोस्तों फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट कराया है और सेकंड यूनिट से 34 क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ तक हो चुके हैं कम्प्लीटली। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे के क्वेश्चन जो हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इसमें कोशिश करेंगे जितने भी और भी यूनिट्स बाकी रह गए हैं तो उन यूनिट्सों को पूरा कंप्लीट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 35 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, और सेकंड यूनिट से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औपचारिक संगठन समूह का प्रयत्न, तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो औपचारिक संगठन समूह प्रयत्न की एक योजनाबद्ध व्यवस्था है। इसमें प्रत्येक को अपना कर्तव्य पूरा करना होता है तथा इस समस्त व्यवस्था को मूल भाव है कार्य संलग्न समस्त कर्मचारियों के सहयोग किसका कथन है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो स्मिथ, वर्ग, साइमन, थॉमसन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। संगठन से तात्पर्य ऐसा औपचारिक ढांचा है जिसकी रचना स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों और उपनियमों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा की जाती है, किसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। तो लिंडन उर्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। औपचारिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी। कौन सी विशेषताएं। निर्माण है, पद सोपानीय ढांचा, विवेकीय एवं अवैयक्तिक मूल, ठीक है। तो ये आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनौपचारिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं। तो कौन सी है। सामाजिक आर्थिक ढांचा है, नेतृत्व है, उत्पत्ति, व्यक्तिक और भावनात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जानबूझकर बनाए जाने वाले संगठन कहलाते हैं। तो दोस्तों किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जानबूझकर बनाए जाने वाले संगठन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आ नहीं, औपचारिक संगठन और दोस्तों अनौपचारिक संगठन। ऑप्शन नंबर सा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों जो इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के संगठन उस समय अनौपचारिक माने जाते हैं जब अंत व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है, किसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर आ यानी साइमन, किसका है, साइमन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन को ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का जाल या तंत्र माना जाता है। औपचारिक संगठन द्वारा अनिवार्यतः स्थापित नहीं किया जाता, किसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर ब यानी प्रो डेविस का है, किसका, प्रो डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक संगठन नवीन अनौपचारिक संगठनों को जन्म देते हैं जो कि 3 महत्वपूर्ण सकारात्मक कार्य करते हैं, किसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर नीग्रो और नीग्रो का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संगठनों का आकार प्राय कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी बड़ा होता है, किस तरह का होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, औपचारिक संगठन के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर द, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी औपचारिक संगठन स्थायी होते हैं या तकनीकी उद्देश्य के क्रियान्वित होते हैं। इनमें नियमों को रेखाचित्र, चार्ट आदि द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर द, अनौपचारिक संगठन के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है, ऑप्शन नंबर द। यह अकल्पनीय होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इसमें लोगों के आपसी संबंध पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किन संगठनों के संचालन हेतु उपनियम, कर्तव्य, दायित्व आदि लिखित रूप से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, औपचारिक संगठन। क्या हो जाएगा, औपचारिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, किसका कथन है।
ऑप्शन नंबर स हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, 7 नंबर पॉइंट है, ठीक है। अब 7 नंबर चैप्टर आ गया है, संगठन के सिद्धांत, पदों सोपान, ठीक है, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। अब इस पॉइंट को यानी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर चैप्टर है। आप देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चन है। उर्विक के अनुसार संगठन के सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन नंबर कितने हैं दोस्तों, यानी 8 सिद्धांत है। कितने, 8 हैं। मूने तथा रैली ने संगठन के सिद्धांत बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ब कितने बताए, 4 संगठन बताए हैं। अब 4 सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हेनरी फ्योल के संगठन के सिद्धांत बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स 14 सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। फ्योल के संगठन के सिद्धांत हैं, वो रैली ने संगठन बताए थे, मूने तथा रैली ने। अब यह फ्योल के 14 हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हम, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर द यानी लूथर गुलिक ने। किसने कहा, लूथर गुलिक ने। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रतिपादन किया है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर स लूथर गुलिक ने। किसने किया, लूथर गुलिक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद सोपान की निम्न परिभाषा किसने दी है। पद सोपान की निम्न परिभाषा किसने दी है, संगठन के ढांचे में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक उत्तरदायित्व के स्तरों द्वारा जब उच्च अधीनस्थ संबंधों का व्यापक प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पद सोपान का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर अ यानी एल.डी. वाइट, ठीक है। किसका, एल.डी. वाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद सोपान एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ मिल जाते हैं यानी सिले जाते हैं। विभिन्न हिस्से जो है एक साथ सिले जाते हैं। किसका कथन है, तो यह है दोस्तों डॉक्टर एम.पी. शर्मा का। किसका, डॉक्टर एम.पी. शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्विक ने उच्च पदाधिकारियों के लिए नियंत्रण की सीमा बताई, तो ऑप्शन नंबर ब कितनी सीमा, 4 सीमा बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1000 कांस्टेबलों पर कितने एसपी होने चाहिए, तो 1000 कांस्टेबलों पर कितने एसपी होने चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1000 कांस्टेबलों पर कितने होने चाहिए एसपी, यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, नियंत्रण की सीमा को समझने के लिए गणितीय फॉर्मूला दिया है, तो इसका सही आंसर किसने दिया है, तो ग्रेक्यूनस ने दिया है। किसने, ग्रेक्यूनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, सामान्य व्यय का अर्थ है विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित पूर्ण में एकीकरण ताकि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर क्या है, चार्ल्स वर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समन्वय के साधन हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपरोक्त सभी। कौन कौन से साधन हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल सचिवालय, नियोजन, वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सभी इसके साधन हैं। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आप किस टॉपिक पर किस सब्जेक्ट से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं दोस्तों, और थ्योरी बेसिस या OMR बेसिस आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की वीडियो, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे दोस्तों पता चलता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मित्र हैं, जो भी हैं दोस्तों, किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं और किस तरह का दोस्तों कंटेंट देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अपना ओपिनियन जरूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है, और एक लाइक जरूर कर दिया करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समन्वय स्थापित करने का औपचारिक तरीका है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स नियोजन। क्या होगा, नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय स्थापित करने का अनौपचारिक तरीका है, तो ऑप्शन नंबर स क्या है, व्यक्तिगत संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ऑप्शन नंबर किसने,
क्लीवलैंड ने, किसने, हर्नल क्लीवलैंड ने इसका प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में डिपार्टमेंटों के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं। तो फ्रांस में डिपार्टमेंटों के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, क्या होगा, ऑप्शन नंबर द, प्रीफेक्ट। क्या होगा, प्रीफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों यह है विकेंद्रीकृत। कैसी है, विकेंद्रीकृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, वर्तमान समय में उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ब यानी विकेंद्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकप्रिय शासन है। तो लोकप्रिय शासन किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ब यानी विकेंद्रीकरण है। क्या है, विकेंद्रीकरण। ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ब एकीकृत की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। स्वतंत्र प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब संयुक्त राज्य अमेरिका है। समन्वय तथा सहयोग प्रमुख योग गुण हैं। तो किसके गुण हैं। तो यह है एकीकृत प्रणाली के गुण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्न केंद्रीकरण व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर अ, किस तरह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर अ यानी फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेजलर ने केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के कितने निर्धारित तत्व बताए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 4। कितने तत्व, 4 बताए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत तथा स्वतंत्र प्रणाली में अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर स, मात्रा। मात्रा का, किसका, मात्रा का। प्रतिनिधान का अर्थ है उच्च पदाधिकारी द्वारा निश्चित शक्तियों को समर्पित करना। यह किसने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ब, मूने ने कहा। किसने, मूने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रतिनिधान। क्या दोस्तों, प्रतिनिधान में कैसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोहरी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। प्रतिनिधान निधान का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी पूर्ण तथा आंशिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक, और सशर्त और बिना शर्त। ठीक है, सशर्त और बिना शर्त प्रतिनिधान होना चाहिए। तो किस तरह का प्रतिनिधान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर द, यानी व्यक्ति यानी व्यवस्थित और योजनाबद्ध नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्याधिकरण शक्तियों को विभाजित तथा वितरित करने की एक विधि है। तो इसका सही यह किसने कहा है। तो यह दोस्तों किसने कहा है। ऑप्शन नंबर स, प्रो माहेश्वरी ने कहा। किसने, प्रो माहेश्वरी ने यह कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं टेलर। कौन है दोस्तों, टेलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, एलपीजी व्यवस्था भारतीय प्रशासन में कब लागू की गई। एलपीजी व्यवस्था भारतीय प्रशासन में कब लागू की गई। तो ये 1991 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगठन के सिद्धांतों को कहावत कौन मानता है। संगठनों के सिद्धांतों को कहावत कौन मानता है। तो ये मानता है ऑप्शन नंबर डी, यानी हर्बर्ट साइमन। कौन मानता है, हर्बर्ट साइमन। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की आधारशिला है। तो लोक प्रशासन की आधारशिला है दोस्तों संगठन। अगला क्वेश्चन है, सरकार की सफलता और असफलता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ब, यानी संगठन पर करती है। खराब संगठन वह है जिसके अंतर्गत विभागों का समुचित विभाजन न हुआ हो, जिसमें एक कार्य को एक से अधिक लोग संपन्न करते हों, जहां दायित्व साफ न हो, जहां कार्य उचित संबंध न, जहां नियंत्रण स्थिर हो, जहां सत्ता प्रत्यायोजन प्रभावी हो तथा जहां संतुलन का अभाव हो। उस उक्त कथन है। तो किसका है दोस्तों, ये है डॉक्टर एल.डी. वाइट का। किसका है, डॉक्टर एल.डी. वाइट का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, तो किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जरूरी कार्य, किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जरूरी कार्यों के बारे में निश्चित करने उन कार्यों को इस प्रकार के समूह में बांटने को संगठन कहा जा सकता है जो व्यक्तियों को सौंपे जा सकें। उक्त कथन है। तो किसका है, यह है उर्विक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों एवं दायित्वों का बंटवारा तथा कर्मचारियों की व्यवस्था को संगठन
कहते हैं? उक्त कथन है तो ऑप्शन नंबर आ किसका ऐसा है? डॉक्टर एल डी वाइट का है। किसका है? डॉक्टर एल डी वाइट का। संगठन में व्यक्ति का व्यक्ति से तथा समूह का समूह से इस प्रकार प्रबंध जोड़ा जाता है कि ठीक इसी प्रकार से श्रम विभाजन हो जाए। उक्त कथन है तो ऑप्शन नंबर अ किस प्रकार का है? पिफनर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। एक संगठन उन आवश्यक मानवों का साधन सामग्री स्थान व अन्य जरूरी वस्तुओं को क्रमबद्ध व प्रभावशाली ढंग से जुटाने से है ताकि इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। उक्त कथन है किसका? ऑप्शन नंबर ब प्रो जे.डब्ल्यू. शूल्ज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगठन किसी उद्यम में लगे व्यक्तियों के बीच संबंधों का एक ऐसा स्वरूप है जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। उक्त कथन है तो ऑप्शन नंबर श किस प्रकार का? ई एन ग्लेडन का। किसका है? तो ई एन ग्लेडन का है। संगठन प्रत्योजित सत्ता की लाइन से जुड़ा हुआ परस्पर संबंधित आसामियों का कानून है तो किसका दोस्तों? उक्त कथन है तो ऑप्शन नंबर द क्या होगा? मिलवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। संगठन कर्मचारियों की वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य व दायित्व समर्पित करते हैं। निश्चित योजना को सुचारू रूप से पूरा किया जाता है। उक्त कथन है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ब प्रो जॉन एम गॉस का है। संगठन मोटे तौर पर किन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है तो ऑप्शन नंबर द किस क्रियाओं का है? तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। किस कौन कौन सी? सर्वप्रथम व्यवस्थित ढांचे का निर्माण किया जाता है, उसके पश्चात उसके अनुकूल कार्य किया जाता है, तत्पश्चात योजना बनाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संगठन मोटे तौर पर किन क्रियाओं का सम्मिलित रूप है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कौन कौन सी हैं? योजनाओं पर अमल किया जाता है, विभिन्न कर्मचारियों का कार्य विभाजन करना और दोस्तों उनको कार्य करने के लिए सत्ता का प्रत्यायोजन करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संगठन की विशेषताएं कौन सी है तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। यह अधिकार क्षेत्र का निर्धारण है, इनमें श्रम विभाजन है और यह क्रियात्मक विचारधारा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है। निम्न में संगठन की विशेषता कौन सी हैं तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने में सहयोगी रहता है। और दोस्तों अगला है यह संरचनात्मक संबंधों का स्थापित करता है, यह कर्तव्यों और दायित्वों के स्वरूप का निर्धारण करता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने संगठन में कार्य कुशलता तथा मितव्ययिता में सुधार के उद्देश्यों से व्यापक संगठन प्रबंध के सिद्धांत निर्मित किए थे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी फ्रेडरिक टेलर। किसका? फ्रेडरिक टेलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ। पेपर्स ऑन साइंस एडमिनिस्ट्रेशन नामक ग्रंथ का संपादन किसने किया था तो ऑप्शन नंबर स लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ऐसे सत्य हैं जो सिद्ध मान लिए गए हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है। उक्त कथन किसका है तो यह है हेनरी फ्योल का है। अब देखते हैं। ये व्यवहार के कार्य नियमों का सुझाव देते हैं जो विस्तृत अनुभव के कार्य मान्य हो गए हैं। ठीक है, कारण क्या हो गए हैं? मान्य हो गए, अनुभव के कारण मान्य हो गए हैं। उक्त कथन है तो ऑप्शन नंबर प्रो एल डी वाइट का है। हेनरी फ्योल के संगठन के कितने सिद्धांत बताए? हेनरी फ्योल के संगठन के कितने सिद्धांत? 14 बताई थी, हम एक बार देख चुके हैं पीछे भी। ठीक है, हेनरी फ्योल के कितने? 14 संगठन के सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने अपने 14 सिद्धांतों को कितने तत्वों में विभाजित किया है तो ये 5 तत्वों में इन्होंने विभाजित किया है। हेनरी फ्योल ने अपने 14 सिद्धांतों का कौन से तत्वों में प्रस्तुत किया है तो ये भी जान लेते हैं दोस्तों। संगठन है और दोस्तों संगठन आदेश, समन्वय, नियंत्रण, समता और अनुशासन और सुव्यवस्था। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। कौन कौन से इनमें से तो है? पहला है संगठन है, दूसरा है संगठन है, तीसरा आदेश है, चौथा समन्वय और 5 कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। मूने तथा रेले ने एक आदर्श संगठन के लिए कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर द यानी 4 सिद्धांतों का क्या किया है? उल्लेख किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। मूने तथा रेले एक आदर्श संगठन के लिए कौन से सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो कौन से सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ यानी समन्वयात्मक सिद्धांत। अब देखते हैं पद सोपान। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों श्रेणीबद्ध प्रशासन। श्रेणीबद्ध प्रशासन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। पद सोपान के सिद्धांत को कहा जाता है? तो पद सोपान के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ब स्केलर पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्व के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर स यानी L.D. वाइट का है। अब बात करते हैं पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर अल लाथम का है। किसका? अल लाथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वास्तव में स्केलर सिद्धांत सत्ता में खड़े विभाजन तथा संगठन की इकाइयों में कर्तव्यों के निश्चित निर्धारण की ओर इंगित करता है। तो उक्त कथन ऑप्शन नंबर ब मूने रेले। ठीक है, मूने रेले निम्न में कितने पद सोपान की 4 प्रणालियों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर स यानी पिफनर और शेरवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ब यानी 8 सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद सोपान प्रणालियों के कौन से प्रकार हैं? तो दोस्तों उपरोक्त सभी प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान, कार्य आधारित पद सोपान और वेतन आधारित पद सोपान और कुशलताओं का पद सोपान। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं पद सोपान सिद्धांत में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो पद सोपान सिद्धांत में कौन से गुण पाए जाते हैं? ये सभी गुण पाए जाते हैं। समन्वय, आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन, नेतृत्व का निर्धारण, प्रशासन में सूचना माध्यम कार्य, समग्रीकरण, उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन और उचित मार्ग द्वारा कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण की सीमा उन मातहतों की या कार्य की इकाइयों की संख्या है जिसका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है। तो किसका बंद कथन है? तो ऑप्शन नंबर ब फिरोज सियाउद्दीन। ठीक है, फिरोज सियाउद्दीन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक बड़े उद्यम के शिखर पर स्थित प्रबंध के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब हेनरी फ्योल का है। ठीक है, किस पर? एक बड़े उद्यम के शिखर पर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक कर्मचारी जो है नहीं होने चाहिए। यह किसका? हेनरी फ्योल का कहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है। तो किसका कथन है? ऑप्शन नंबर आ यानी सर हैमिल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर आ यानी ग्रेक्यूनस का है। किसका? ग्रेक्यूनस। व्यवहारिक रूप से नियंत्रण का किन तत्वों पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। कौन से कार्य है, समय है, स्थान है और दोस्तों व्यक्तित्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। अब बात करते हैं अगला। प्रो जियाउद्दीन ने नियंत्रण क्षेत्र को किन 4 तत्वों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन से? व्यक्तिक पृष्ठभूमि, मानवीय पृष्ठभूमि, प्राविधिक पृष्ठभूमि, संगठनात्मक पृष्ठभूमि। यह सभी आंसर इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिनिधान का अर्थ उच्च पदाधिकारी द्वारा निश्चित शक्तियों को समर्पित करना। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मूने का है। प्रत्याधिकरण शक्तियों को विभाजित तथा विपरीत करने की एक विधि। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर किसका है?
प्रो माहेश्वरी का है। किसका? प्रो माहेश्वरी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासन पर विधायी कार्यपालिका एवं न्याय नियंत्रण। 8 नंबर चैप्टर है हमारा, 8 नंबर पॉइंट है। यहाँ देखेंगे प्रशासन पर विधायी कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण। अब इसके क्वेश्चन सभी देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग का प्रशासन पर नियंत्रण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर द, इनमें से किसी का नहीं। तो ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं। प्रशासन पर नियंत्रण रखने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन नंबर द होगा, उपरोक्त सभी बात है, ठीक है। प्रशासन पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा जनता का कितना नियंत्रण हो सकता है या किसी देश की संवैधानिक व्यवस्था पर निर्भर है। और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका अमेरिकन व्यवस्थापिका की तुलना में प्रशासन को अधिक नियंत्रण करती है। अगला है, चीन के प्रशासन जनता या सरकार के किसी अंग के प्रति उत्तरदायी न होकर साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर द, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है? तो ऑप्शन नंबर ब, प्रश्नकाल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, प्रश्नकाल। आपको देखते हैं, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर स, नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रतिवर्ष भाषण देते हैं। इनमें सरकार के पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष शासन की नीतियों व कार्यक्रमों का उल्लेख रहता है। इस भाषा पर वाद विवाद होने के बाद सदन जो प्रस्तावित पारित करता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। अगला है, यदि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता या इस प्रस्ताव के साथ विपक्ष का कोई संशोधन प्रस्ताव भी पारित हो जाता है तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके फलस्वरूप मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में प्रश्नकाल से संबंधित कौन सी बात सही है? तो दोस्तों, प्रश्नकाल से संबंधित कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। संसद के अधिवेशनों के दौरान 11 से 12 बजे तक का काल प्रश्नकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शनिवार को प्राय संसद का अधिवेशन नहीं होता। यदि किसी शनिवार होता है तो उस दिन का प्रश्नकाल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट है, किसी सदस्य के प्रश्न का मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने पर सदन का कोई सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकता है। तो ये भी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, प्रश्न तथा चर्चा के माध्यम से प्रशासन का सतत पुनरावलोकन किया जा सकता है। उक्त कथन किसका है? तो यह है एन.वी. गॉडगिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य लोक महत्व के अति आवश्यक किसी विशिष्ट प्रशासन पर वाद विवाद के द्वारा सरकार का ध्यान खींचकर उससे वक्तव्य एवं स्पष्टीकरण चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रस्ताव रखते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ क्या हो गया? स्थगन या काम रोको प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ब, कौन सी? मंत्री सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसका ये आंसर जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ब। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर आ, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है नहीं, ये संसद के किसी भी सदन में नहीं रखा जा सकता, इसलिए आंसर सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर आ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब सांसद मंत्रियों के किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे किसी लोक महत्व के विषय पर अधिक स्पष्टीकरण के लिए बहस की मांग करने के लिए जो प्रस्ताव रखते हैं उसे कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर आधा घंटे की चर्चा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधा घंटे की चर्चा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण प्रभावशाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। संसद के अधिकांश सदस्य नौसिखिए व अनुभवहीन होते हैं। संसद के अधिवेशन सदैव नहीं होते हैं। और अगला है, सरकार न केवल विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करती है वरन वह संसद के निचले सदन को भंग भी करा सकती है। इस डर से सदस्य सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही आंसर तो डी आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी। अगला है, प्रशासन पर उस नियंत्रण को किसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की वैधता की जांच की जा सके और संविधान व जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो किस कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आ, प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण। अगला है, न्यायपालिका के प्रशासन पर नियंत्रण की सीमाएं। उदाहरण के लिए न्यायपालिका प्रशासन के कार्य अपनी ओर से हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। फिर न्यायपालिका प्रशासन के हर कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। बताइए ऐसा कौन सा देश है जहां संसद की सर्वोच्चता के कारण न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का ही अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ, ग्रेट ब्रिटेन। अगला है, विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे अन्य कोई सामान्य नागरिक। विधि के शासन के बारे में ये विचार प्रोडायसी ने किस देश में संदर्भ में कहे हैं? तो ऑप्शन नंबर द ग्रेट ब्रिटेन में कहे हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसमें विधि के शासन का प्रावधान नहीं है? तो फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू कराने के हेतु उपयुक्त निर्देश, आज्ञाएं या लेख जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, अधिकार प्रेषण लेख जारी करे हैं? तो ऑप्शन नंबर ब यानी अनुच्छेद 32 का 2। ठीक है, अनुच्छेद 32 का 2 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन लेखों की जिनके लिए प्रार्थना की जा सकती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर इसका यानी 5। ठीक है, अब वह लेख जिसे एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नयबंद किए गए व्यक्ति की दैहिक सुरक्षा के लिए अपने सामने लाने को जारी करता है कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार है तो किसे है? उच्च न्यायालय को है, उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में कौन सा लेख जिसे उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी या सरकार के लिए जारी करता है कि वह असंवैधानिक कानून को लागू न करे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमादेश लेख। ठीक है, कौन सा? परमादेश लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लेख है जिसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करते हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करें? ऑप्शन नंबर श, प्रतिषेध लेख। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासकीय कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी अनुच्छेद 300। अगला है, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर श, क्या? बजट। अगला है दोस्तों, लोक प्रशासन में व्यवहारिक उपागम के प्रमुख चिंतक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आ यानी हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन के प्रकाश के किस पुस्तक की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर अ यानी
टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने समय के लिए कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने मंत्री पद पर रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर स आने क्या होगा इसका, 6 माह के लिए अपने पद पर रह सकता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? तो किन अनुच्छेदों में है? तो ऑप्शन नंबर अ अनुच्छेद 56 के पहले, प्रथम के बी में, और दोस्तों अनुच्छेद 61 में। क्या है अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग? अनुच्छेद 61 और 56 के पहले के बी में। ठीक है, अब देखते हैं संसद में प्रश्न पूछने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना सदन में अध्यक्ष को देनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आ 10 दिन पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, संसद में प्रश्न पूछने के लिए अधिक से अधिक कितने दिन पूर्व सूचना, यानी 10 दिन पूर्व। ठीक है, यही वही बात दोबारा से प्रश्न पूछने के लिए तो कितने हैं दोस्तों, 21 दिन है, ऑप्शन नंबर ब। और दोस्तों पूर्व सूचना कितने दिन पहले, 10 दिन देनी है, 10 दिन पहले सूचना देनी है, और प्रश्न पूछने यानी 21 दिन पहले। ठीक है, अब देखते हैं संसदीय प्रश्न कौन से होते हैं। तो संसदीय प्रश्न ऑप्शन नंबर स तारांकित होते हैं और अतारांकित होते हैं, तारांकित और अतारांकित, ऑप्शन नंबर स। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के समक्ष कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रण महालेखा परीक्षक और वित्त आयोग, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी प्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर अ क्या होगा, ऑप्शन नंबर अ राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अनुदान की कोई भी मांग किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन नंबर ब राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग जो है नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, तो किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है निहित हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर स लोकसभा में क्या है, धन विधेयक को पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक का निर्धारण करता है? तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर स लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर अ केवल लोकसभा में, यानी 117 अनुच्छेद के तहत ही क्या केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर स धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजित से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 249। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर स द्वितीय वाचन पर होती है। द्वितीय वाचन पर लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर अ लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब बात करते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ब जनहित याचिका। क्या है दोस्तों? जनहित याचिका सक्रियता जो है संबंधित है, जनहित याचिका। अब बात करते हैं अगला, स्वयं संसद द्वारा प्रदत्त संवैधानिक सत्ता के अधीन लघु विधान शक्ति का अधीनस्थ अधिकारियों व निकायों द्वारा प्रयोग प्रदत्त प्रधायन है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी ब्रिटेन में मंत्रियों की शक्ति संबंधी समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधीनस्थ विधान समिति का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ब यानी 1953 में किया गया था। वर्तमान में अधीनस्थ विधायन समिति में सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर स यानी कितनी है? 15 है। अधीनस्थ विधायन समिति ऐसे कार्यों की देखभाल करेगी या उन उपबंधों की जांच करेगी जो संविधान या अधिनियम विशेष के उद्देश्यों के रूप में प्रतीत न हो रहा हो। ऐसा संसदीय कार्यवाही के
किस नियम को कहा गया है? तो नियम 320 को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ब। अगला है भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर स, न्यायिक पुनरीक्षण। अगला कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है? तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। कौन कौन से प्रश्नकाल है, धन्यवाद प्रस्ताव और नियुक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट 3 की। अब यूनिट 3 को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसमें 9 चैप्टर यानी 9वां पार्ट यानी विभाग, लोक निगम, स्वतंत्र विनायक आयोग, फील्ड सेवाएं, ये सभी को हम इससे संबंधित प्रश्नों को सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, तो प्रशासन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब, विभाग है। प्रशासन की मूलभूत इकाई क्या है? तो विभाग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ग्रह एक एकीकृत तथ्य है कि विभागीय प्रणाली लगभग हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। कथन किसका है? तो कथन है दोस्तों बिलोवी का। किसका है? तो बिलोवी का है। भारत में विभागों के संगठन का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों केंद्रीय कार्यपालिका को। किसको? केंद्रीय कार्यपालिका को। इंग्लैंड में विभागों के संगठन की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ब, कार्यपालिका को। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभागों के संगठन का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर द, और कांग्रेस को। किसको? तो कांग्रेस को है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, प्रशासन में श्रम विभाजन की आवश्यकता विभागीय प्रणाली के जन्म व स्वाभाविक कारण है या कथन है? तो ऑप्शन नंबर किसका है? द, तो डिमॉक तथा कोइंग का है। डिमॉक तथा कोइंग। अगला क्वेश्चन है, सचिवालय मंत्रियों के आंख कान हैं तो विभागाध्यक्ष उनके हाथ हैं, यह कथन है? तो ऑप्शन नंबर द, किसका है? व्हाइट का है। किसका? व्हाइट का। अगला है, लोक नियमों का निर्माण करती है? तो लोक नियमों का निर्माण कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर स, संसद करती है। और बोर्ड होते हैं, तो बोर्ड दोस्तों क्या होते हैं? तो कैसे होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर स, बहु सदस्य होते हैं बोर्ड। अगला है, बोर्ड कहते हैं, तो क्या कहते हैं बोर्ड? ये कहते हैं आयोग को कहते हैं बोर्ड। भारतीय जीवन बीमा निगम है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है? तो ऑप्शन नंबर द, लोक निगम है। अगला है, रेलवे है, तो रेलवे क्या है दोस्तों? एक बोर्ड है। रेलवे क्या है? एक बोर्ड है। भारत का कृषि मंत्रालय है, तो ऑप्शन नंबर द क्या है दोस्तों? भारतीय कृषि मंत्रालय ब्यूरो है। अगला ऑप्शन नंबर द विभाग है। भारत का कृषि मंत्रालय क्या है? एक विभाग है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, सरकारी नियमन निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ब, डिमॉक। अगला है, अपना स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व होता है? तो ऑप्शन नंबर ब, लोक निगम का। अगला है, भारत में वर्तमान में कितने विभाग हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, 81 विभाग हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार के कितने सचिव हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? स, यानी 92 सचिव हैं। दामोदर घाटी नियम के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर द, श्री एन.डी. गोखले ने। किसने की थी? श्री एन.डी. गोखले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद निगम पर अपना नियंत्रण रखती है? तो ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी माध्यमों से। लोक निगम का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर द, विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अगला है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर स, 1926 में। लोक निगम की नीति का मुख्य प्रारूप कौन निश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर स, मंत्री करता है। विभाग के सचिवालय संगठन के प्रमुख को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर अ, सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सचिव। विभाग का अध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर स, मंत्री होता है। लोक उद्यम समिति की सदस्य संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आ 15 से 22 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ब, नीति आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासनिक अधिकारी का प्रावधान किस एक्ट में है? तो ऑप्शन नंबर अ, यानी 323 एक्ट में है, 323 के ए में। अब बात करते हैं अगला, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ब,
नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार के अधिकार तथा निजी उद्योग तथा लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। तो उक्त कथन है तो ऑप्शन नंबर ब यानी रूजवेल्ट का है, ऑप्शन नंबर ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित शक्तियों तथा कार्यों और वित्तीय स्वतंत्रता सहित सार्वजनिक शक्ति द्वारा उत्पन्न निगम संयुक्त मंडल है। तो उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर श किसका है? अर्नेस्ट डेविड का है। अगला है दोस्तों, अपने आकार, प्रकृति, संरचना आदि के आधार पर विभाग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। निम्न में कौन विभाग के प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर स क्या होगा? ऑप्शन नंबर स 1 2 4 1 2 3 4 कौन कौन से आकार है, संरचना है, कार्य प्रकृति है और भौतिक भौगोलिक आधार है। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आकार के आधार पर बड़े विभाग कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर द डाक एवं तार है, रेलवे है और प्रतिरक्षा है। ये सभी बड़े विभाग हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर विभागों को बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर स यानी अ और ब एकात्मक और संघात्मक में बांटा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रालयों की स्थापना करता है? तो ऑप्शन नंबर स अनुच्छेद 77 धारा 3 किसके तहत? अनुच्छेद 77 और धारा 3 के तहत करता है। डॉक्टर LP शर्मा ने भारत के विभागीय संगठन को कितनी मंजिली इमारत बताया है? तो ऑप्शन नंबर ब 3 मंजिली इमारत जो है बताया गया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। डॉक्टर LP शर्मा के अनुसार भारत के विभागीय संगठन की 3 मंजिली इमारत कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर द कौन सी है? उपरोक्त सभी एक राजनीतिक स्तर, निदेशालय। ठीक है। निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो उक्त कथन ऑप्शन नंबर अ यानी पिफनर। अगला है, निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको कानून द्वारा किन्हीं विशेष गतिविधियों तथा कार्यों को करने का अधिकार उक्त कथन है। तो यह किसका है? विलियम जे ग्रेंज का है। विलियम जे ग्रेंज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के प्रमुख नियमों के नाम बताइए। भारत के प्रमुख नियमों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। भारतीय जीवन बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दामोदर घाटी निगम। अगला क्वेश्चन है, लोक निगमों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ब 2 भागों में। भारत के लोक निगम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर स यानी अ और ब कानूनी निगम और कानूनोत्तर निगम। अगला, लोक निगमों के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? द क्या होगा? उपरोक्त सभी यानी साख बढ़ाना, किसी प्रदेश विशेष का बहुआयामी विकास, किसी औद्योगिक, व्यापारिक व अन्य किसी आर्थिक कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। अगला है, लोक निगमों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। लोक निगमों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। ये सभी लोक निगम वित्तीय मामलों पूर्वतः स्वतंत्र होते हैं, तो इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक निगमों पर संसदीय नियंत्रण की सीमाएं निम्न में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर स 1 2 3 4 5 6 ये सभी हैं। क्या हैं दोस्तों? ये सभी हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ये सभी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोर्ड के प्रकार बताइए। क्या बताना है दोस्तों? बोर्ड के प्रकार बताइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ब 4 प्रकार है। कितने? 4 प्रकार हैं बोर्ड के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बोर्ड के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर स पद सोपान में शामिल बोर्ड। अगला है, बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली के दोष कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। गुटबंदी को प्रोत्साहन और स्वार्थों का बोलबाला और आदेश की एकता का अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत अथवा आयोग प्रणाली के दोष कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी हैं। अनुशासनहीनता और उत्तरदायित्व और दुर्बल एवं विलंबकारी।
ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली के गुण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर स 1 2 3 4 ये सभी जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। ये सभी जो है इसका सही आंसर हो गए। अगला है भारतीय निगमों के प्रमुख दोष बताइए। तो भारतीय निगमों के प्रमुख दोष हैं दोस्तों ये सभी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। ऑप्शन नंबर स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक निगम तथा विभाग में कौन से अंतर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब। क्या कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। आप देखते हैं पार्ट नंबर यानी 10th यानी ठीक है 10th चैप्टर है हमारा। 10th चैप्टर को देखेंगे, इसमें क्या दिया स्मरणीय महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, तो इसके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं हम। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर स यानी दी गार्डने ने किया है। नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन नंबर अ फ्रांस में हुआ। नौकरशाही को मेज का शासन कहकर संबोधित किया है? तो ऑप्शन नंबर स यानी फाइनर ने। कार्ल जे फेडरिक ने नौकरशाही के लक्षण बताए हैं? तो लक्षण बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर स क्या होगा? ऑप्शन नंबर स। 6 नौकरशाही के 4 रूपों की चर्चा की? तो नौकरशाही के 4 रूपों की चर्चा किसने की? तो ऑप्शन नंबर अ यानी FM मार्क्स ने। नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है? तो यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर किसका है? ब रैमजे म्योर का है। भारतीय नौकरशाही से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, लूट प्रथा। लूट प्रथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर स जनता के प्रति उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन, संरक्षक नौकरशाही के लिए प्रसिद्ध देश है? तो ऑप्शन नंबर स भारत देश है। भारतीय नौकरशाही की विशेषता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी भ्रष्टाचार, लाल फीता शाही और विशेषज्ञों की उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगठन एवं नौकरशाही पर्यायवाची है यह कथन है? तो ऑप्शन नंबर स क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर स पीटर ब्लाइव का। पीटर ब्लाइव का। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा, नौकरशाही के अंतर्गत सभी लोग सेवक आते हैं? तो यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर ब रैमजे म्योर का है। अब देखते हैं, टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ब। तो ये दोस्तों है, ये है मेरिनी। ठीक है, अब देखते हैं अगला है दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर अ बोल्डो। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगती है इसमें, ये आपको दिखने को थोड़ा आसान लगता है पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्तों। वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। आप अपना ओपिनियन जरूर दें, आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट से और किस ईयर में चल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर स क्या होगा? ऑप्शन नंबर स लॉर्ड हेवार्ड। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौकरशाही को अनिवार्य मानने वाला विद्वान था? तो अनिवार्य मानने वाला विद्वान था? तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी डिमार्क, मैक्स वेबर और रॉबसन। अगला, नौकरशाही को एक अपशिष्ट शब्द मानने वाला विद्वान था? तो एक अपशिष्ट शब्द मानने वाला विद्वान था? तो ऑप्शन नंबर अ क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ माइकल क्रोजियर। तो माइकल क्रोजियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिस फिनोमेनन पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर स क्या होगा? ऑप्शन नंबर स एम क्रोजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी शब्द किस भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम नौकरशाही शब्द का सिद्धांत किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर किसने किया है? ऑप्शन नंबर मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लाल फीताशाही किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर किससे है? नौकरशाही से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1959 में हुई। नौकरशाही शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी के मध्य किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर दिगारने ने। ठीक है, नौकरशाही सरकारी अधिकारियों का शासन है। तो दोस्तों उक्त कथन है तो ऑप्शन नंबर इसका है हरमन फाइनर का। अगला है नौकरशाही वह संगठन है जो प्रशासन में अधिकतम कुशलता लाता है। तो उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर पीटर ब्लान का है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा प्रशासन। सामान्यतः इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में किया क्या है? तो उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर रॉबर्ट सी स्टोन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेनहार्ट वेनेडिस ने नौकरशाही के नकारात्मक स्वरूप के कितने लक्षण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर 7 लक्षण बताए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो उक्त कथन है तो ऑप्शन नंबर कार्ल फ्रेडरिक का। अब देखते हैं रेनहार्ट वेनेडिस ने नौकरशाही का नकारात्मक स्वरूप के कौन से लक्षण बताए हैं? तो अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर कौन कौन से लक्षण हैं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये सभी जो है इसके लक्षण हैं। स्पष्ट कठोर नियम और गलती करने वाले अफसर और दोस्तों धीमी कार्यविधि एवं दूसरों के दोषारोपण और परस्पर विरोधी निर्देश पूर्ण प्रभुत्व कायम करना और कतिपय लोगों के हाथों में सत्ता का केंद्रण। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नौकरशाही के लक्षणों और विशेषताएं कौन सी हैं? तो दोस्तों नौकरशाही के लक्षणों और विशेषताएं कौन सी? ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी है। ये सभी हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में नौकरशाही के प्रकार कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सभी इसका सही आंसर है। अभिभावक नौकरशाही, योग्यता संरक्षक नौकरशाही और जातीय नौकरशाही। ठीक है, चीन के अभिभावक नौकरशाही की विशेषताएं बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इस सभी इसका सही आंसर है। प्रशासकों के चयन, एकीकृत संतुलित शिक्षित योग्य प्रशासक, जगत राजतंत्र। ठीक है, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्वान कारीगण होते हैं? तो दोस्तों जो शास्त्रोक्त आचरण में से दीक्षित होते हैं। तो इसका F.M. मार्क्स ने किस नौकरशाही के लिए कहा है? तो ऑप्शन नंबर किस नौकरशाही के लिए? अभिभावक नौकरशाही के लिए। निम्न में जातीय नौकरशाही की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सी हैं? उपरोक्त सभी हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सभी आप सभी देखें। सेवा तथा पद, शैक्षणिक योग्यता की दोषपूर्ण समाज और पद एवं जाति। ठीक है, अंतर संबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में भारतीय नौकरशाही की सैद्धांतिक विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। स्थायित्व, व्यवसायिक, राजनीतिक से तटस्थ पद सोपान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। निम्न में भारतीय नौकरशाही की व्यवसायिक विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौकरशाही के दोष अथवा बुराइयां बताइए। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप सभी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरशाही में प्रत्येक स्थल पर एक निषेधात्मक मनोविज्ञान को जिसका झुकाव निरंतर निषेधों की ओर रहता है विकसित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जिसका कथन है वह ट्रेंड रसेल का है। अगला है दोस्तों, नौकरशाही वह मूल्य है जो संसदीय लोकतंत्र के लिए हमें चुकाना पड़ता है। उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर तो मॉरिसन का है। किसका है? तो मॉरिसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यू
डिपोजिटिज्म, न्यू डिपोजिटम किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द लॉर्ड हेवार्ड की है। निम्न में से किसने आदर्श नौकरशाही तंत्र की विशेषताएं बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर ब मैक्स वेबर ने। फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ब विसेंट डी गोर्निका है, विसेंट डी गोर्निका। अगला पॉलिटिकल पार्टीज किसकी पुस्तक है? तो ये है दोस्तों रॉबर्ट मिशेल की। द रूलिंग क्लास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर अ यानी गीटानो मॉस्को की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत प्राधिकार की व्याख्या किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर अ मैक्स वेबर ने। किसने की थी? तो दोस्तों मैक्स वेबर ने प्राधिकार को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मैक्स वेबर ने प्राधिकार को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन नंबर स 3 भागों में। मैक्स वेबर ने प्राधिकार को कौन से भागों में विभाजित किया है? तो दोस्तों किया था तो ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी कानूनी, पारंपरिक और करसमाई। ठीक है, द थियर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर स मैक्स वेबर ने। टेम्परेरी सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ब वॉरेन बेंसन। ठीक है, TVA एंड टी ग्रॉस रूट्स किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर अ फिलिप सेल्जेनिक। ठीक है, ऐसा संगठन जो अपनी गलतियों से सीखकर अपना व्यवहार दुरुस्त नहीं कर सकता, किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर अ मिशेल क्रोजिए की। अब बात करते हैं, नौकरशाही की शक्ति आम नौकरियों की स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर देती है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर अ किसका है? ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, HJ लॉस्की का। हाउ ब्रिटेन इज गवर्नर्ड किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर द जैक हार्वे। नौकरशाही की बढ़ रही शक्ति को नवीन तानाशाही किसने कहा है? ऑप्शन नंबर द मैक्स वेबर ने कहा है। प्रदत्त विधि निर्माण में प्रसिद्ध का वर्णन उन्होंने मार्क्स नौकरशाही की जीत के रूप में किया है। तो ऑप्शन नंबर स CK एलन। किसकी जीत के रूप में? तो CK एलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर दोस्तों। अब हमारा 4th यूनिट जो है दोस्तों, लास्ट यूनिट हमारी आ चुकी है, 4th यूनिट। ठीक है, इसमें क्या है, भर्ती से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, क्या भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो किस तरह की थी, क्या था इसमें, तो इस 4th यूनिट को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, जितना भी वीडियो आप बस थोड़ा सा बचाएं, ज़्यादा सा नहीं है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे भी जल्दी से हम जल्दी कराने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो हम नेक्स्ट पार्ट में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम कोशिश करते हैं कि इसी में हम पूरा कम्प्लीटली इसे कर दें। तो चलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है, लिखित परीक्षा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों लिखित परीक्षा जो है कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। तो उच्च सिविल पदों पर भर्ती होती है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर स यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इससे बेसिक जानकारी आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भर्ती प्रक्रियाएं किस तरह की होती हैं और किस बेसिस पर ये भर्ती होती हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर देखें दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कनिष्ठ लिपिकों के सभी पद भरे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा। अब वरिष्ठ लिपिकों के सभी पद प्राय भरे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर द पदोन्नति द्वारा। सकारात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर अ इंग्लैंड में सन 1909 में। भारतीय उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती होती है, तो ऑप्शन नंबर द प्रत्यक्ष व पदोन्नति द्वारा। अब बात करते हैं